हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हाँ, ज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत करते हैं सर। और आइए आज हम लोग 81 नंबर सेट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि करंट सिनेरियो के हिसाब से आपकी बातों को रखा जाए। और सर अभी से ग्रुप डी तक किसी भी प्रकार का कोई भी उल्टा समझ नहीं बनाना है कि मेरा क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है वैसा भी आ सकता है। सब कुछ पूछा जा रहा है, कभी भी पैटर्न में हेरफेर हो सकता है क्योंकि अभी लगभग 500 सेट आने बाकी हैं अभी से लेके एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी मिला के। तो क्या होगा इसका कोई माई बाप नहीं है। तो आइए सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं और कोशिश करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी जैसे सर प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, उस सब से संबंधित भी कुछ कुछ क्वेश्चन हम सर ऐड कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डैश को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर हृदय को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, हार्ट को 4 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। आपके सामने है वो चारों भाग जो विभाजित किए गए हैं। एक है तुम्हारा राइट आर्ट्रियम, एक है लेफ्ट एट्रियम, एक है लेफ्ट वेनेट्रियम और राइट वेनेट्रियम। मतलब 4 भाग में अगर आप किसी को विभाजित कर सकते हैं तो वो आपका क्या है सर? हृदय है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर मैन? आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा? आंसर बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? डैश को 4 भागों में, देखो फेफड़ा को 4 भाग में विभाजित नहीं कर सकते, फेफड़ा को आप 4 भाग में विभाजित नहीं कर सकते। उसके बाद आ जाइए आप गुर्दा को भी आप 4 भाग में, 2 भाग में, गुर्दा 2 भाग में विभाजित हो सकता है, फेफड़ा भी 2 भाग में विभाजित हो सकता है, हृदय 4 भाग में विभाजित हो सकता है और ट्रैकिया का तो कोई विभाजन ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? ए की बी की सी की डी। अब सर ए की बी की सी की डी, व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट इज द आंसर। सी फॉर कैट इज द आंसर। अगले में चलते हैं सर। द नेक्स्ट वन इज कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों में तक संचारित होती है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 2 का ए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न भागों में संचारित होती है? बताइए आंसर क्या हो? आंसर बताइए। ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता दीजिए सर क्या हो जाएगा? 2 नंबर का आंसर बताइए सर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है? आंसर बताइए सर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी लिख दीजिए सर। व्हाट इज द आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जो दिल से निकलती है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार करती है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? अब अगर हम सिरा की बात करें सर, एक होता है सिरा, एक होता है धमनी। ये आप सर बहुत अच्छे से इसमें एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। सिरा का काम क्या है? शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाना, अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंचाना, हृदय तक पहुंचाना। और धमनी का काम है सर शरीर से अशुद्ध रक्त हृदय तक, और इसका काम है हृदय से शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचाना। अब बताइए सर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगर आपको याद ना रहे तो स से सिरा, स से शरीर, सर स से सिरा, स से शरीर, शरीर से शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना। और अगर धमनी की बात करोगे हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाना।
अगर शरीर से जाएगा सर तो वो शुद्ध रक्त होगा। अगर मान लीजिए ये हृदय है और हृदय में जाएगा तो अशुद्ध रक्त जाएगा, और हृदय से निकलेगा तो वो शुद्ध रक्त होगा। घुसेगा अशुद्ध और निकलेगा शुद्ध करके वो निकाल देता है। तो स से सिरा, स से शरीर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक, और धमनी की अगर बात करोगे हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाता है। बताइए आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी, सी फॉर कैट इज द आंसर। क्योंकि कौरा निम्नलिखित में से कौन सा ने लिखा, दिल से निकलता है और शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त का संचार करता है। दिल से निकल रहा है यानी हृदय से निकल रहा है, इसका मतलब धमनी हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। अगर कहता शरीर से निकल रहा है, शरीर से हृदय में, तब आंसर हो जाता सिरा। ठीक है, यू विल गेट द आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या है। अभी सर बायोलॉजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो लेकिन सर क्या होगा अगर कोई माई बाप ने है। हम ये मत कहना कि सर ये बात बोल दिया था, हम किसी भी चीज की कोई जवाबदेही नहीं ले रहे कि सर कितना क्वेश्चन किस सेक्शन में क्या पूछ देगा। सेटर का ब्रेन हम थोड़े जानते हैं। हर बार करंट पैटर्न में यही होता था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी रेलवे का लोग, हम लोग कहते हैं सर टीचर लोग बैठ के रेलवे के कोई माई बाप ने है की पूछेगा, तो बस उसी फेनोमेनन पे काम करते जाना है कि की पूछेगा। कहते हैं सर बायोलॉजी से चूंकि क्वेश्चंस की संख्या में अगर 2 3 4 कभी कभी हो सकता है आगे जाके फिजिक्स बढ़ा दे, हो सकता है आगे जाके केमिस्ट्री बढ़ा दे। तो बच्चे कहते थे सर बायोलॉजी आप कम कर दिए हैं, तो हम बायोलॉजी को लो बढ़ा दिए हैं। हम लोग हमरा की है, चला जे तुम कहेगा ओकरा बढ़ा देंगे, जे तू कहेगा ओकरा कम कर देंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। कहता है हृदय चक्र क्या है। एक धड़कन और एक नाड़ी दर, एक तंत्रानुसारी और एक फुफ्फुसी चक्र। हृदय, देखो हृदय चक्र क्या होता है सर, हृदय का संकुचन और शिथिलन, संकुचित होके फिर शिथिलीकरण हो जाएगा, मतलब फैल जाएगा। संकुचित होगा फैलेगा, संकुचित होगा फैलेगा, यही हृदय का चक्र है। पंप करता है अगर कोई चीज पंप करता है, क्या करता है, चला क्या उड़ा दिए हैं जो मिर्ची उर्ची बना रहा है, कौन मुर्गा बना रहा है, बुधवार है की राम राम राम। कहते हैं हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। संकुचित होकर शिथिलित होना, मतलब शिथिलीकरण मतलब यहां फैलने से है। शिथिलीकरण मतलब यहां किससे है, जरा फैलने से है। शिथिलीकरण मतलब सर शिथिल तब होगा जब फैल जाए। तो सर कहते हैं एक धड़कन और एक नाड़ी दर, नहीं आंसर क्या हो जाएगा, ए की बी की सी। आंसर हो जाएगा सर सी फॉर कैट। अगले में चलते हैं सर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। सर देखिए इसमें लड़का अनाधून कहता है प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो अम्ल से बना होता, अमीनो अम्ल से बना होता। प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल से बना होता। इस सर खूब पढ़े होंगे, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना होता है। खूब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो लड़का कहेगा ओहो एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन खा रहा है, वो अमीनो अम्ल से बना होता है, तो अमीनो अम्ल आंसर मार देंगे, जबकि ये गलत हो जाएगा। एंड व्हाट इज द आंसर बेबी, द राइट आंसर इज यूरिया। द राइट आंसर इज क्या, यूरिया। क्यों, अमीनो अम्ल की जब ये बात करोगे, अमीनो अम्ल बोले तो NH2। लड़का चला जैसे अगर बायोलॉजी का क्वेश्चन थोड़ा कम कर देंगे कहेगा हो मास्टर बायोलॉजी नहीं आता है। फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा कम कर देंगे कहेगा ओ अगर लगता है फिजिक्स तो नहीं कमजोर है कि। अरे दानव ऐसे होता है कि 6 साल 7 साल से पढ़ा रहे हैं, जो कमजोर होगा वो बन गया होगा। नहीं तो कुछ हो बोल सकता था। हम कह ले पहले बायोलॉजी पढ़ा रहे थे, तब केमिस्ट्री, तब फिजिक्स। ठीक है, जेकरे तुम माने जे पूछेगा चला वही पढ़ेंगे और वही बनाएंगे। तुम रेलवे का इतिहास है सर, कभी कभार बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछ दिया तो अगर कोई माई बाप नहीं है, लेकिन सर इतिहास एक फिजिक्स देन केमिस्ट्री देन बायो होता है। ठीक है, रेलवे में वही। अगर तुम बीपीएससी में चले जाओगे, यूपीएससी में चले जाओगे, बायोलॉजी देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री। एसएससी में चल जाओगे, बायोलॉजी देन फिजिक्स देन केमिस्ट्री। तो आते हैं सर आंसर क्या हो जाएगा। देखो अमीनो एसिड NH2 से बना होता है।
और ये जो प्रोटीन होता है सर, ये प्लस प्रोटीन जैसे आपका आएगा सर प्रोटीन, तो ये आपका यूरिया का निर्माण कर देगा, ना कि एमिनो अम्ल का निर्माण। एमिनो अम्ल मतलब NH2, NH2 से NH2CO NH2 का निर्माण हो जाता है, दैट इज यूरिया का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन इसीलिए पूछवे करता है कि लड़का कहेगा प्रोटीन तो 20 प्रकार के एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, मारो एमिनो एसिड, गलत हो जाएगा। द राइट आंसर इज यूरिया। ज्यादा मात्रा में अगर लेंगे तो अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा क्या? यूरिया। हम क्वेश्चन में अब और वेरिएशन ला रहे हैं, चला, जिससे तुमको दिक्कत नहीं हो। आवाज झरझरा रहा है क्या? द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। एमिनो एसिड नहीं मारेंगे, क्या मारेंगे? यूरिया। अब देखो, एक है, ध्यान देना, एक है समरूप अंग और एक है समजात अंग। देखो, समरूप और समजात अंग क्या होता है, गौर फरमाना। समरूप अंग मतलब एक जैसा रूप वाला अंग, समजात अंग मतलब एक आदमी के दूगो अंग। जैसे ये समजात है, ये क्या है? समजात है, इसके कार्य अलग अलग हैं, इससे खाते हैं और इससे धोते हैं। लेकिन एक जात, हाथ जात का दो अंग है, एक बायां हाथ एक दायां हाथ। आंख जात का दो आंख है, एक बायां आंख एक दायां आंख। तो सर इसके कार्य अलग अलग हैं, संरचना समान है, इसको हम कहते हैं समजात अंग। लेकिन समरूप की अगर बात करोगे तो दो अलग अलग का, जैसे चमगादड़ का और पक्षी का जो होता है, ये दो अलग अलग का होगा, तो इसको समरूप, एक के रूप, मतलब एक का नहीं दो का। जैसे कह लें हमर जैसा तोहर रूप है, हमर जैसा तोहर रूप है तो तू हम समरूप है। कभी कहते हैं ये दोनों हाथ समरूप है, हम कहते हैं दोनों हाथ समजात है, एक के जात का है हाथ, दोनों आंख समजात है। लेकिन सर अगर रूप की बात करोगे तो कहते हैं हमर रूप और तोहर रूप एक के है, मतलब दो अलग अलग लोगों में कंपैरिजन होता है। तो गौर फरमाइएगा, चमगादड़ और पक्षी के पंख में अगर कंपैरिजन करेंगे तो इसे समरूप अंग कहेंगे। और दो पक्षियों के पंख की बात करो, दो मनुष्य की भुजाओं की बात करो, दो कुत्ते की अगली टांग की बात करो, या मेढक गाय और घोड़े के अग्रपाद, आगे वाले पाद यानी पैर की बात करो, ये तुम्हारा समजात है। ये तुम देखो एक के आदमी के है, पक्षी के पंख मतलब एक के पक्षी के दूगो पंख, मनुष्य की भुजाएं मतलब एक के मनुष्य के दूगो भुजा, कुत्ते की अगली टांग मतलब एक के कुत्ता के दूगो टांग, और मेढक गाय और घोड़े की अग्रपाद मतलब एक के मेढक के दोनों अगला पाद। लेकिन समरूप में क्या होता है, देखो, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चने के पौधे तथा मटर के पौधे, चने के पौधे तथा अंगूर की बेल, ये पूरा का समरूप मतलब दो अलग अलग, और समजात मतलब एक के। अब क्वेश्चन पढ़ो तो, समजात एक के जात, समजात एक के जात, समजात एक के जात, समरूप मतलब दो अलग अलग का समान रूप। अब बता आंसर क्या हो? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर मैन? ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण, विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है। क्या कहलाते हैं? भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता। जैसे भ्रूणीय प्रक्रिया में यानी भ्रूण समान हो गया मतलब डीएनए समान हो गया, और डीएनए समान हो गया मतलब चला एक्के के होगा, नहीं तो ये दोनों के भ्रूण अलग अलग है। अब भ्रूण में समानता कभी समरूप नहीं होगा क्योंकि दो अलग अलग का है, समजात होगा, इसीलिए जात मार दो, डी फॉर डॉग। ठीक है, ठीक है ना? पढ़िए, दैट इज द आंसर। और भी बायोलॉजी के ही सर क्वेश्चंस को हम जानते हैं, लड़का एकदम जैसे हम कोनो में जैसे होता है, कभी फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा हुआ, कभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन ज्यादा हुआ, कभी बायोलॉजी का क्वेश्चन कम हो गया, तब कभी बायोलॉजी का क्वेश्चन ज्यादा हो गया। जे क्वेश्चन कम रहेगा कहेगा ये पेपर अगर आता कहां है? अरे दानव, आता नहीं गुरुजी तेरा लिए सब काम कर देंगे, तू जे खाली इच्छा तो जाहिर कर, वो तेरे लिए मैं हाजिर कर दूंगा, एकदम तेरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समजात मतलब एक के जात मतलब एक के डीएनए, और समरूप मतलब दो अलग अलग का रूप। और जैसे कह दिया भ्रूणीय प्रक्रिया समान है, भ्रूण समान है, इसका मतलब डीएनए समान है, और डीएनए समान है मतलब चला कथी है, एक के जात के होगा, तब ना डीएनए समान होगा, तो आंसर हो जाएगा समजात। अगले प्रश्न की ओर गुरुजी बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ओजोन। देखो ये हम 4 गो प्रोटोकॉल है, ये पूछता है। प्रोटोकॉल का मतलब नियम, प्रोटोकॉल का मतलब चला नियम। ये 4 प्रोटोकॉल पूछे जा सकते हैं। अब कहोगे क्या 4 प्रोटोकॉल क्या क्या है? 1982 में सर नैरोबी प्रोटोकॉल,
पर्यावरण को बचाने के लिए। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की संरक्षण के लिए। 1992 में रियो डी जेनेरियो पृथ्वी और वसुंधरा सम्मेलन इसको कहा जाता है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल CO2 कार्बन के इमिशन को कम करने के लिए किया गया। यही चार को पूछता है, 82 87 92 97, 82 87 92 97, 82 87 92 97, 82 87 92 97, 82 87 92 97, नैरोबी मॉन्ट्रियल रियो क्योटो, नैरोबी मॉन्ट्रियल रियो क्योटो, पर्यावरण ओजोन पृथ्वी CO2, एकदम ही चार गो प्रोटोकॉल पूछता है। इसको आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ओजोन अवक्षय पदार्थों के विसर्जन को घटाने से संबंधित विशेष नियंत्रण। जब ये ओजोन अवक्षय कह दिया, ओजोन अवक्षय देखो कहां है, ओजोन परत का अवक्षय यहां है। आंसर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा 1987 ईस्वी में। आंसर मार दो बी फॉर बॉल, बॉल मतलब खत्म। आंसर तेरे प्यार में क्या लिखते रहता, तेरे प्यार में मैं पड़ गया हूं। अरे दानव के है रे, डेली आता है कुछ कुछ तो एकदम नाले। हमार धिया पुता होगा ना चला, हम 8वां क्लास में होगा, वो हम 7वें में होकर ब्याह करा देंगे। एकदम बहुत टाइम बच जाएगा। हमको लगता है वो IAS तभी बन पाएगा जब हम होकर ब्याह करवाएंगे। 7वां क्लास में रहेगा, सबसे पहला कार्यक्रम होगा होकर वैवाहिक कार्यक्रम, बाल विवाह होगा, हम जानते हैं। लेकिन की करेंगे, अब जे होगा जेले होगा तो होगा, करा देंगे। क्योंकि चला वो हमको पता है कि वो लगभग 90% तुम लोग का जो टाइम है ना, वो अकेले में देखे वाला वीडियो देख के, खाली वो हम आते हैं तो शाम में मतलब हमारी इज्जत रख लेता है कि देख लेता है हमरा। नहीं तो तुम्हार बस चले तो तू की देखेगा, वो हमरा पता है। सबके वही हाल है, कोई अपना आपको काबिल ना समझे, वो तो शाम में हमारी इज्जत रख लेता है कि तू चल आता है भाई, तहे दिल से एकदम बड़का वाला शुक्रिया है। नहीं तो तू की करता है, भर दिन कान के नीचे देंगे पढ़, इस बार नहीं होता तो गड़बड़ हो जाए। पैरिया वाली लड़की मिलेगी फिर हमरा नहीं कहना। हम अपना धिया पुता के 7वां क्लास में काहे ब्याह कर देंगे। 90% टाइम तो चोटा के बच जाएगा, और 90% टाइम कहे मने नहीं जाएगा उधर। अरे 7वां से 8वां बर्बाद होगा, 9वां से तो सुधरिए जाएगा। और 9वां से सुधर गया तो हमारा काम हो गया, चला चोटा हमारा IAS बन जाएगा, और नहीं तो बर्बादे हो जाएगा। दुगम से वो काम होगा, कम से कम टाइम तो बचेगा। तुम लोग भी अपना धिया पुता के 7वें में ब्याह कर देना, तो हर बेटा हमार बेटी, हमार बेटी तो हर बेटा, कि सब जो है एक लाइन में 7वां में सब अपन धिया पुता के ब्याह करवा देगा। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अरे दान वो हमें आएगा, कमेंट्स में लिखेगा आई लव यू सपना, आई लव यू चतुर्वेदी, आई लव यू श्रुति, आई लव यू पिंडी, आई लव यू किंडी, आई लव यू टिन्नी। क्या नौटंकी बना के रखा है तुम लोग। अगला, NGT का पूरा नाम क्या है। NGT को कहते हैं, गौर फरमाइएगा, NGT को क्या कहते हैं, गौर फरमाइएगा। 7 नंबर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं NGT को। NGT को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहते हैं। 2010 में इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बनाया गया था। 2010 में इन्वायरमेंटल इश्यूज पर यह बनाया गया था। इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बनाया गया था। आंसर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है 2010 में इन्वायरमेंटल इश्यूज पर बनाया गया था। बता आंसर क्या हो जाएगा। एक भी आई नेशनल जियोग्राफिक टीवी मत मार देना। अगला सही युग्म का चयन कीजिए। प्राकृतिक बहुलक हो गया तुम्हारा प्रोटीन, रबर, सेलुलोज, स्टार्च। संश्लिष्ट बहुलक हो गया तुम्हारा, देखो आज ही पढ़ाए हैं सर बहुलक 3 प्रकार के, एक प्राकृतिक, एक संश्लिष्ट, एक अर्ध संश्लिष्ट। ये मेरे किताब में पूरा पॉइंटे दिया हुआ है मानव निर्मित पदार्थ में, दूसरा पेज में। प्राकृतिक बहुलक में प्रोटीन है, रबर है, सेलुलोज है, स्टार्च है, ये प्रकृति में पाए जाते हैं। संश्लिष्ट मतलब हो गया कृत्रिम, जो हम लोग बनाते हैं, प्लास्टिक, पॉलिथीन, नायलॉन। पहला कृत्रिम रेशा है नायलॉन। और अर्ध संश्लिष्ट बहुलक में तुम्हारा रेयोन और वल्कनीकृत रबर हो गया। ठीक है, तो एकदम तीनों सही है। डी फॉर डॉग। तो तुमको कभी कभी खोजने कह देता है निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर है।
निम्न में से कौन प्राकृतिक रबर? तुमको क्वेश्चन क्या पूछेगा, बताओ निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो प्राकृतिक बहुलक है तो प्रोटीन हो गया, रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये प्राकृतिक है। प्लास्टिक, पॉलिथीन, नायलॉन ये कृत्रिम है, और रेयन, वल्कनीकृत रबर और रबर ये तुम्हारा क्या है, अर्ध संश्लिष्ट बहुलक है। बता आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सभी। कहता है वह प्लास्टिक जिसे एक से अधिक बार, देखो चला दो गो प्लास्टिक होता है, एगो है थर्मोस प्लास्टिक, एगो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आंसर 9 का बता क्या हो जाएगा? एक से अधिक बार, देखो एगो है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, एगो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो प्रकार का होता है। इसका अगर 1 मिनट एकदम आराम से हम समझा देंगे तभी क्वेश्चन बना पाओगे, ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सर ताप दृढ़, ऊष्मीय प्लास्टिक। ध्यान देना, इसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्लास्टिक, ऊष्मीय प्लास्टिक। इसको हम कहते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक। रुक जा, इसी का नाम है वह प्लास्टिक। देखो ये होता है जिसको एक बार मुलायम कर सकते। कल ही पढ़ाए हैं सर केमिस्ट्री में, एक बार मुलायम कर सकते, मुलायम। इसको बार बार मुलायम कर सकते, बार बार मुलायम। और यहां जब आओगे, इसको एक बार मुलायम, इसको बार बार मुलायम। तो एक बार मुलायम करेंगे तो रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक एक के बार जलेगा खत्म, रासायनिक परिवर्तन। रुक जो हम बता देते हैं कर जुगाड़। अगर बार बार मुलायम करोगे तो भौतिक परिवर्तन। सर 25 नंबर का साइंस आपका ये हो सकता है मेरे फेवर का हो सर, लेकिन आपके फेवर का भी है। 25 नंबर का साइंस आपका ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है बाय ग्रुप डी, 20 से 25 नंबर का साइंस पूछना है, इसलिए सर ध्यान से पढ़िए। और अब इसलिए हम ये अपने फेवर में भी कह रहे हैं सर, और तुम्हारे फेवर में भी, ताकि तुम्हारा ध्यान बना रहे सब्जेक्ट के ऊपर। कहते हैं एक प्लास्टिक जिसे एक से अधिक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार में ढाला जाता है, मतलब बार बार गर्म करोगे वो राख नहीं होगा, ऐच्छिक आकार में ढाल सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो अरे चला उल्टा हो गया, चला ये उल्टा हो गलो, ये जो है ना उल्टा लिखा गया है। रूख हम कहते हैं उल्टा लिखा जाएगा तो यो तू ठीक कर लेगा। इसको हम कहते हैं ऊष्मीय प्लास्टिक, एक बार मुलायम होगा, ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक। रुक जो गड़बड़ हो, देख रहा है हमरा से उल्टा हो गया, तोरा से कभी नहीं उल्टा होगा, हमरों से कभी नहीं उल्टा होगा, उल्टा होगा ठीक कर लेंगे, अगर जुगाड़ रखे। ताप दृढ़ प्लास्टिक जिसको हम थर्मो सेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ये कहता है एक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार में ढाला जा सकता है। तो आंसर बताइए इसका क्या है? ए ना, तो इसको कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और एक है ऊष्मीय प्लास्टिक, ऊष्मीय प्लास्टिक। ऊष्मीय प्लास्टिक की अगर बात करोगे तो इसको हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। अब देखो ताप दृढ़ प्लास्टिक एक बार मुलायम होगा, जल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए रासायनिक परिवर्तन। ऊष्मीय प्लास्टिक बार बार मुलायम होगा, भौतिक परिवर्तन, यानी बार बार पिघला के उसको तुम फिर से प्लास्टिक बना सकते हो। तो तुमको याद कैसे रहेगा? हम बच्चों को जुगाड़ बताते हैं, देखो कैसे, कभी मिस्टेक नहीं होगा। कैसे? जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा, जो जरेगा वो खत्म हो जाएगा। कहते हैं हम दृढ़ हैं, तो जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा, जो जरेगा वो समाप्त हो जाएगा। जो दृढ़ है वो मरेगा, जो मरेगा वो जरेगा, जो जरेगा वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात ताप दृढ़ है मतलब मरेगा, मरेगा मतलब जरेगा, जरेगा मतलब समाप्त हो जाएगा। तो समाप्त हो जाएगा इसका मतलब एक बार मुलायम हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि यह समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब उसमें प्लास्टिक उल्टा होगा। तुम खाली देखना ताप दृढ़ है तो मरेगा, मरेगा तो जरेगा, जरेगा तो समाप्त हो जाएगा। अब यहां कह रहा है कि एक से अधिक बार गर्म करके ऐच्छिक आकार दे सकते हैं, इसका मतलब समाप्त नहीं होगा, इसका मतलब समाप्त नहीं होगा मतलब उसमें प्लास्टिक मतलब थर्मोप्लास्टिक। आंसर हो जाएगा A4 एप्पल, उसमें प्लास्टिक अर्थात थर्मोप्लास्टिक।
अब देखो का फिर लिख दिया का पूनम जी। अरे दानव नहीं सुधरेगा की रे। अगला, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल को क्या कहा जाता है? सर जकरा में धारा प्रवाहित होगा सर अपघट्य दो प्रकार का, या यूं कहें तरल दो प्रकार का। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और एक होता है सर गैर इलेक्ट्रोलाइट। ये इसका लिस्ट जरूर जान लो। गैर इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट जकरा से विद्युत धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा, और गैर इलेक्ट्रोलाइट जकरा से धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट में ढेरी आ गया तुम्हारा, जितना है H2SO4 ले लो, HCl ले लो, NaCl का घोल ले लो, लेकिन गैर इलेक्ट्रोलाइट पूछेगा। इसका एग्जांपल हो गया जकरा से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, शुद्ध जल। और जितना कार्बनिक हाइड्रोकार्बन है उस सब इरुक एक बढ़िया से बताते हैं, गड़बड़ कर देगा यहां पर। जितना भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है, इस सब हाइड्रोकार्बन में कौन, जकरा में हाइड्रोजन और कार्बन होगा, जैसे CH3COH, HCOH, C2H5COH, C2H5OH, जकरा में हाइड्रोजन और कार्बन होगा, उस सर कभी बॉन्ड आयन में नहीं टूटता, इसलिए वो गैर इलेक्ट्रोलाइट है, अशुद्ध होता है। गैर इलेक्ट्रोलाइट है, उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जल्दी से इसको लिख लो, लिखें। कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट जिससे धारा का प्रवाह हो H2SO4 HCl, गैर इलेक्ट्रोलाइट जिससे धारा का प्रवाह नहीं हो H2O हाइड्रोकार्बन, H2O हाइड्रोकार्बन इत्यादि। बता आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? वो अपघट्य से कहता उपयोग किया जाने वाला तरल पदार्थ, धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग, धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट। निलंबन हो गया सर अवक्षेप। निलंबन की अगर बात कीजिएगा तो ये अवक्षेप है। पायस तो हो ही गया सर, दूध पनीर जो तुम कह दो, ये पायस है। अवक्षेप जैसे नाला का पानी, जैसे निलंबन कहे तुम ध्यान में रखना, नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी, निलंबन नाला का पानी। निलंबन बोले तो क्या, नाला का पानी। निलंबन बोले तो क्या, नाला का पानी। निलंबन बोले तो क्या, नाला का पानी। गैर इलेक्ट्रोलाइट जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह, इसमें H2O हो गया, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हो गया चला C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिड, इस सब आयन में नहीं टूटता है। पूछ देता है तो मामला गड़बड़ कर देगा। बता आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? डी फॉर डॉग। कहता है धारा प्रवाहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरल का कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। अगला, बेकेलाइट क्या है? चला, बेकेलाइट की अगर बात करोगे, व्हाट इज बेकेलाइट? बेकेलाइट क्या है? तो ये सर इंसुलेटर है, और ये बेकेलाइट जो है ये ताप दृढ़ प्लास्टिक है। इस सर बेकेलाइट का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, एक बार नोट कर लो कुछ कुछ। एक होता है बेकेलाइट, बेकेलाइट का उपयोग सर टीवी रेडियो का जो कवर बना होता है ना, उसी का बना होता है बेकेलाइट। ये हो जाएगा तुम्हारा टीवी रेडियो का कवर, टीवी रेडियो कवर बेकेलाइट का बना होता है। ये ताप दृढ़ प्लास्टिक है, जला दीजिएगा फिर से नहीं मिलेगा। दृढ़ है, ये दृढ़ है मतलब मरेगा, मरेगा मतलब जरेगा, जरेगा मतलब सर कौन परिवर्तन? तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। टीवी रेडियो कवर ताप दृढ़ प्लास्टिक है, और यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और यह फिनॉल से बनता है, फिनॉल से बनता, फिनॉल से बनता। जल्दी से लिख लो। मैथ का वीडियो आज का अपलोड नहीं हुआ है पे, हो जाएगा सर, अभी तुरंत हो जाएगा। चल रहा है क्या? टीवी रेडियो का कवर ताप दृढ़ प्लास्टिक, रासायनिक परिवर्तन और फिनॉल से बनता है। जल्दी से लिख लो इतने, ये चारों पॉइंट्स इसके पूछे जाते हैं। और सर ताप दृढ़ ताप दृढ़ है, जलेगा, जलेगा मतलब मरेगा, मरेगा मतलब समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा मतलब रासायनिक परिवर्तन। अगले में आते हैं सर। कहता है बेकेलाइट होता है एक रोधक है, सर प्लास्टिक है तो इसका मतलब ये इंसुलेटर है। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल आपको पता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। उच्च प्रतिरोधी चालक, उच्च प्रतिरोधी चालक में आ गया आपका नाइक्रोम, नाइक्रोम ले लो, टंगस्टन ले लो,
ये उच्च प्रतिरोधी चालक है। निम्न प्रतिरोधी चालक में हो गया तुम्हारा चांदी, सोना, कॉपर, एल्युमिनियम, ये निम्न प्रतिरोधी हो गया। ठीक है। ऑफलाइन में भी सर गुरुजी आ रहे हैं, ऑफलाइन में गुरुजी पधार रहे हैं, बहुत जल्द आपकी सेवा में हाजिर होने जा रहे हैं अपने पूरे टीम के साथ, सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट के साथ आपकी सेवा में आ रहे हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे सेंटर को जरूर विजिट करें, आपका बड़ा आभार प्रकट करेंगे और बहुत जल्द हम आपको बता देंगे सर कि कहां आ रहे हैं, किस जगह पे आ रहे हैं। पटना में आपकी सेवा करेंगे सर। और ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चों का ये था कि ऑफलाइन में सर आप आइए, बच्चे घर पे पहुंच गए तो मैंने सोचा कि चलो ऑफलाइन में भी हम लोग कदम रखते हैं, आपकी दुनिया में आते हैं और उम्मीद करेंगे कि आपका इज्जत जैसे मिल रहा है वैसे मिलता रहे। बहुत जल्द सर हम आपको बता देंगे कि ऑफलाइन में गुरुजी कहां पधार रहे हैं आपकी सेवा में। कहते हैं अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सब कंप्लीट एक्सप्लेन्ड है। रोधक में हो गया बेकेलाइट, चूंकि प्लास्टिक है तो इंसुलेटर होगा, सेमीकंडक्टर है नहीं, ये प्लास्टिक है, ये सिलिकॉन जर्मेनियम। उच्च प्रतिरोधी तार में नाइक्रोम टंगस्टन, निम्न प्रतिरोधी चालक में ये हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग उच्च प्रतिरोधी चालक मार देंगे, जो चालक तो ये है ही नहीं, प्लास्टिक से विद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता, इसलिए कुचालक है, इंसुलेटर है। अगला 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 टेफ्लॉन। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे टेफ्लॉन जो है ना, न चिपकने वाला परत के रूप में चढ़ाया जाता है, लेकिन टेफ्लॉन सर जैसे आपको 3 गो चीज आपको पूछेगा। एक तो पूछेगा कथी कथी, एगो पूछेगा मरकेप्टेन, मरकेप्टेन सल्फर का यौगिक है और टेफ्लॉन फ्लोरीन का यौगिक है। दो कम से कम हर हाल में जान लो, टेफ्लॉन और मरकेप्टेन, टेफ्लॉन और मरकेप्टेन, ये दो तुमको जानना चाहिए। मरकेप्टेन सब जानता है सल्फर का यौगिक है, मरकेप्टेन सल्फर का यौगिक है, मरकेप्टेन सल्फर का यौगिक है और टेफ्लॉन फ्लोरीन के साथ बंधन बनाता है। टेफ्लॉन जो है ये फ्लोरीन है, ये टेफ्लॉन है सर। ये क्या है सर? ये टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन है, ये टेफ्लॉन है। अब बताइए क्वेश्चन में आइए, कहता है टेफ्लॉन में देखिए फ्लोरीन है। क्वेश्चन कहता है टेफ्लॉन खाना पकाने के उपकरणों में एक नॉन स्टिक कोटिंग में इस्तेमाल किया जाता है, तारों आदि में अपने इंसुलेशन विशेषता के कारण इलेक्ट्रिक उद्योग में इस्तेमाल किया जाता है। यह एक बहुलक है, पॉलीमर है, देखो पॉलीमर है इसीलिए यहां एन है, एन अणु मिलकर बनाता है, जिसमें कार्बन डैश के बॉन्डिंग में शामिल है, कार्बन फ्लोरीन के बॉन्डिंग में शामिल है, फ्लोराइड के बॉन्डिंग में शामिल है, फ्लोराइड के बॉन्डिंग में शामिल है। रेंजर वाला फॉर्म बहुत सारे बच्चे भरे होंगे सर, उसमें सिर्फ साइंस वाले बच्चे ही भरे थे, उनका भी एग्जाम होगा 10 दिन बाद, तो कोशिश कीजिए कि सर आपका एग्जाम अच्छा जाए, ऐसी कामना करते हैं। अगले में आते हैं सर, डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है। कहते हैं डैश की रासायनिक विशेषता एक समान होती है, निम्नलिखित में कौन सा किसी तत्व के समस्थानिकों का गुण है। जब ये सर समस्थानिक का गुण कह रहा है, कहता है डैश की रासायनिक विशेषता समान होती है, एक समान होती है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है। क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर कर दिया है, इतने कर देता तो काम हो जाता है, एक जरूरत नहीं था। तो समस्थानिक का गुण में सर क्या क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान समान होता है, तो संभारिक का गुण है तो ये नहीं होगा। परमाणु क्रमांक समान होता है, ये भी हो जाएगा। भौतिक गुण तो समान होवे करेगा, भौतिक गुण को अलग अलग भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं। आप कहिएगा कैसे? तो कार्बन हो गया 612 और कार्बन हो गया 614, इसके रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि कार्बन है, लेकिन भौतिक गुण अलग अलग, क्योंकि इसका साइज 12 है, इसका साइज 14 है। तो समस्थानिक के भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, इसका साइज 12 है, इसका साइज 14 है, दोनों का साइज अलग अलग है, तो भौतिक गुण अलग अलग हो गया, लेकिन रासायनिक गुण समान है क्योंकि कार्बन, दोनों कार्बन है। तो ये ध्यान में रखना चला कि समस्थानिक में अगर हम बात करें तो समस्थानिक भौतिक गुण मतलब क्या? द्रव्यमान। एक लाइन में समझो, भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान अलग अलग है, भौतिक गुण अलग अलग। संभारिक में द्रव्यमान समान होता है तो भौतिक गुण समान हो गया। कहते हैं अगर हम देखो इसको हम अलग अलग पढ़ा देते हैं ना तो गड़बड़ कर देगा, हम जानते ना है, तोरा जब यहां से फंसा लेगा तोरा तो गड़बड़ी कर देगा। अरे चला, एक एक क्वेश्चन के बहुत वैल्यू है, जब तुम एग्जाम में जाओगे ना तब जब फाइनल रिजल्ट बनता है तब पता चलता है 0.2 केकरा कहता है और 0.1 किसको कहते हैं। अभी तो सब शेर है, जकरा से फरियाना जे एग्जाम दे के आया सब महाशेर, चीता 95, बाप रे बाप की कर लिया तू 95 करके। अभी मेंस तो तोरा बाकी, अभी तो साइको बाकी, अभी तो मेरिट बनना बाकी, तब तोरा शेर
शेर तो तब ना होगा जब सवा शेर से मुकाबला होगा मेंस में, तब पता चलेगा शेर कौन है। अभी तक गीदड़ों से मुकाबला करके शेरगिरी नहीं करेगा मेरा भाई। मेरा भाई सवा शेर के लिए तैयार होगा। जब छठ के आएंगे सारे बंदे तो उस चीज के लिए तू तैयार होगा, और तब तेरे युद्ध को निश्चित करेंगे हम लोग मिलके, सभी टीचर मिलके सर तेरे युद्ध में तेरी धार बनेंगे। कंडीशन सप्लाई की, तू मेहनत को हमेशा रेगुलरिटी पे ला। कभी अपने ऊपर घमंड ना कर कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूंगा। जब मैं अभी सीख रहा हूं तो तुमको कितना सीखना तू सोच के दे। कहते हैं समस्थानिक, पहले तो एग्जांपल ले लेते हैं सर, कार्बन 612, कार्बन 614, और संभारिक का एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गन 1840, कैल्शियम 2040। एग्जांपल हो गया। अब देखो इसमें सर सेम कार्बन कार्बन है तो रासायनिक गुण समान, क्योंकि दोनों कार्बन है, रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण समान। और इसमें सर एगो आर्गन है एगो कैल्शियम है, तो दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो सर दोनों अलग अलग है तो रासायनिक गुण अलग अलग ना, रासायनिक गुण अलग अलग, रासायनिक गुण अलग अलग। और अगर इसमें आते हैं सर तो भौतिक गुण सर इसके अलग अलग हैं, क्योंकि 12 है 14 है, लेकिन इसमें देखो भौतिक गुण समान है क्योंकि दोनों का द्रव्यमान। भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान। तो इसमें बताओ भौतिक गुण क्या होगा? भौतिक गुण अलग अलग होगा, जल्दी से लिख लो। भौतिक गुण अलग अलग। इसमें आओगे तो भौतिक गुण समान, इसमें आओगे तो भौतिक गुण समान, भौतिक गुण समान। जल्दी से लिख लो, क्यों? क्योंकि दोनों 40-40 है। जल्दी लिख, जल्दी से लिख लीजिए सर, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट, कहीं कोई झोल नहीं। भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान, भौतिक गुण मतलब द्रव्यमान। जल्दी से लिख लो। कोई ट्रिक बता दें और चटा दिमाग में एनालाइज करेगा तो अपने आप को धीरे धीरे सर समझ में आता है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा ट्रिक बता देंगे, वो ट्रिक थोड़े देर के लिए रहता है, कॉन्सेप्ट लंबे समय तक के लिए रहता है। क्या लिख रहा है? आई लव यू मुर्गी। ये लिखता है क्या चीज है इसके झातू। अरे दाना भी सब की सब लिखते रहता है रे। कौन रे भाई हमारे, लव यू ऑल। कहते हैं बता, समस्थानिक में दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है तो कहेंगे भौतिक गुण अलग अलग, लेकिन दोनों कार्बन है तो रासायनिक गुण समान। दोनों का द्रव्यमान समान है तो कहेंगे भौतिक गुण समान है, दोनों अलग अलग एलिमेंट है इसलिए रासायनिक गुण अलग अलग। अब अगर लिख लिए हैं तो बताइए सर आंसर की होगा? ई तो होगा नहीं सर समस्थानिक में, परमाणु क्रमांक समान ई हो जाएगा। भौतिक गुण अलग, भिन्न भौतिक गुण सही में करते हैं, एगो कार्बन 12 एगो कार्बन 14, और समान रासायनिक गुण भी करते हैं। तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 4। देखिए कितने हैं? 2, 3 और 4। B4 बॉल इज द आंसर। B4 बॉल इज द आंसर। अच्छा, कितने लोग सर अभी ऐसे हैं जो ऑफलाइन में हमसे चाहते हैं कि मैं ऑफलाइन में आऊं? कृपया एक टाइप करें। जिनको लगता है कि मैं ऑफलाइन में आऊं, एक टाइप कीजिए। और अगर नहीं लगता है कि नहीं ऑफलाइन में नहीं आना है, हम लोग घर पे ही पढ़ लेंगे, तो 2 टाइप कीजिए सर। तो एक बार संख्या भी हम देख लेना चाहते हैं, कितने बच्चे हैं जो सीधा ऑफलाइन आई एम आई ही की कर दिया। हम कुछ और सोच रहे थे, हमको लगा 2 की संख्या ज्यादा होगी। नमन है सर, गोल्ड लगाता नहीं हो तो एकदम तोहर रिस्पेक्ट को, तू जो हमको इज्जत दिया है उसका हम सम्मान करते हैं सर, और कोशिश करेंगे ऐसे ही आपके दिए हुए इज्जत को लेकर चलें और आपके सभी उम्मीदों पर खरे उतरें। आइए सर इधर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर मिल गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कहते हैं किसी पिंड में अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, जब यह अधिकतम विस्थापन कह दिया आयाम, ये एकदम ध्यान में रखना, अधिकतम 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 विस्थापन जब ये कह दिया, महत्तम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन बोले तो आयाम, अधिकतम विस्थापन बोले तो आयाम, अधिकतम विस्थापन बोले तो आयाम। आंसर हो जाएगा एक बार में अधिकतम विस्थापन, महत्तम विस्थापन को आयाम कहते हैं। और श्रृंग और गर्त के बीच की, लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चला तरंगदैर्घ्य कहते हैं। 1 2 देख रहे हैं हम। लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं।
लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। बता आंसर क्या हो जाएगा? लगातार श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। ये जो सर ऐसे करते हैं ना, ये लगातार श्रृंग, दो लगातार श्रृंग या लगातार, यहां पर या कर दो तो ज्यादा बेहतर है। यहां लगातार श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। यहां से यहां तक के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। अगला हम देख रहे हैं सर, एक भी है, दो भी है, एक भी है, दो भी है। मामला क्या है सर? कहता है दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य हो जाता है। ध्यान दीजिएगा सर, कहता है दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य हो जाता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको हम अच्छे से समझा देंगे तब आपको समझ में आएगा। गौर फरमाइएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां अगर कोई लोलक है, इसमें दो स्थितियां बनती है। एक इसको माध्य स्थिति, आज के बाद सर नहीं भूलिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में, और इसको कहते हैं सर अंत बिंदु। ध्यान दीजिएगा। और ये होता है माध्य बिंदु, ये होता है अंत बिंदु। कोई भी चीज अगर ऐसे लटक रही थी ये मध्य बिंदु, ऐसे चल गई थी ये अंत बिंदु। अंत बिंदु दो तरफ, एगो इधर एगो इधर। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहां पर वेग का मान महत्तम होता है। काहे महत्तम होता है सर? तो यहां पर अगर ऐसे मारेंगे तो वेग का मान, यहां मारेंगे तो यहां वेग का मान महत्तम, तो गतिज ऊर्जा भी महत्तम, क्योंकि वेग महत्तम तो गति ऊर्जा महत्तम। बाद बाकी कुछ भी पूछेगा वो सब जीरो। यहां वेग महत्तम है, यहां महत्तम बिंदु पर वेग का मान जीरो होगा तब न लौटेगा। ध्यान से समझना, गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर वेग का मान जीरो होगा तब न लौटेगा। यहां पर तो ऐसे मारेंगे तो वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम। यहां पर जाएगा तो वेग का मान जीरो हो जाएगा। अब वेग का मान जीरो हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा जीरो। वेग का मान जीरो तो गतिज ऊर्जा का मान क्या? जीरो। फिर से समझो, यहां पर मारेंगे तो वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम। और जब यहां जाएगा अंत बिंदु पर, वेग का मान जीरो, गति ऊर्जा का मान जीरो। बोलो न रे। अब जब यहां आते हैं, चला ध्यान देना, तो यहां पर बाकी सब जीरो। बाकी सब जीरो मतलब कहेगा कि ध्यान देना, बाकी सब में क्या क्या आ जाता है? बाकी सब में कहेगा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, तो कहना जीरो। कहेगा विस्थापन तो कहना जीरो। कहेगा त्वरण तो कहना जीरो। कहेगा प्रत्यानयन बल तो कहना जीरो। प्रत्यानयन बल रिस्टोरिंग फोर्स कहना जीरो। जे जीरो है, इस सब यहां महत्तम हो जाता है। जैसे हम बताते हैं, वो जुगाड़ है। पोटेंशियल एनर्जी यहां हो जाएगा महत्तम, पोटेंशियल एनर्जी हो जाए तो महत्तम। और कौन है? विस्थापन, यहां विस्थापन हो जाएगा महत्तम, विस्थापन हो जाएगा महत्तम। फिर यहां कौन है? त्वरण, त्वरण हो जाएगा महत्तम, त्वरण हो जाएगा महत्तम। फिर कौन है? प्रत्यानयन बल, यहां हो जाएगा प्रत्यानयन बल महत्तम, प्रत्यानयन बल ये हो जाएगा महत्तम। प्यारे बच्चों, इसको कैसे अरेंज करना है गौर फरमाना। अगर तुम सरल लोलक पढ़ा होगा एकदम आराम से, ये हम आज तुम जो सिखा रहे हैं चला, ये कंप्लीट अल्टीमेट है। हम एकदम एनालाइज करके तुमको बता रहे हैं, ये तुमको एकदम काम देना चाहिए। गौर फरमाइएगा। लेकिन तब कहते हैं अगर यहां पर वेग का मान महत्तम, यहां मारेंगे तो यहां वेग महत्तम, गति ऊर्जा महत्तम, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो जीरो। इसका ठीक उल्टा यहां होता है। हम नया पेज में जब रफ करेंगे चला, तो नया पेज में रफ करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, हम कहेंगे ई मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु, ई कहेंगे अंत बिंदु। जब ये मध्य बिंदु, ये अंत बिंदु, तो यहां पर क्या कहेंगे? वेग का मान महत्तम, वेग का मान महत्तम, क्योंकि यहां मारेंगे। गति ऊर्जा भी महत्तम, गति ऊर्जा भी महत्तम। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो जीरो। इसका उल्टा होगा यहां, यानी यहां महत्तम है तो यहां जीरो होगा, यहां महत्तम है तो यहां जीरो होगा। जैसे यहां जीरो है से यहां महत्तम। तब प्रैक्टिस करोगे तभी इसका काम बनेगा। और इसको सर आप प्रैक्टिस करके देखना, आपका काम हो जाएगा। आप गौर से देखो, यहां वेग महत्तम है तो यहां वेग शून्य है, यहां गति ऊर्जा महत्तम है, यहां गति ऊर्जा शून्य है, यहां त्वरण जीरो है, यहां त्वरण महत्तम है, विस्थापन जीरो है, विस्थापन महत्तम है, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और यहां काइनेटिक एनर्जी महत्तम है, क्योंकि वेग का मान, पोटेंशियल एनर्जी का मान जीरो है, यहां पोटेंशियल एनर्जी पीई होगा, पोटेंशियल एनर्जी का मान महत्तम होगा। जो जो यहां जीरो है सो वहां महत्तम होगा। अब क्वेश्चन पढ़ो। दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य, वेग शून्य कहां होगा? वेग शून्य यहां मध्य बिंदु पे नहीं है ना होगा, यहां तो वेग महत्तम होता था, यहां अंत बिंदु पर होगा। बता आंसर क्या होगा? मध्य बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर। सर इधर खाली कि इधरो, दोनों महत्तम विस्थापन पर ना, इधरो आ इधरो, दोनों तरफ।
आंसर बता क्या हो जाएगा? 11 का आंसर बता क्या हो जाएगा? 11 नहीं, कितना नंबर है? 15। 15 का आंसर बता क्या होगा? ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी, बोलना रे राजा। ए की बी की सी की डी, तो बी फॉर बॉल। दोनों और ना होगा, एक के और थोड़े होगा। अगला, सरल लोलक के आवर्तकाल और गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? आप सब जानते हैं टी बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी होता है। अब यहां 2 पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हटा के समानुपाती का चिन्ह दे दो, अंडर रूट एल बाई जी हो जाएगा। और स्क्वायर को हटा दो, इस रूट को हटा दो, इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई जी हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर। टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई हटा दिए, कांस्टेंट समानुपाती आ गया, आई स्क्वायर रूट हटा दिए, इस साइड स्क्वायर आ गया, टी स्क्वायर इज समानुपाती एल बाई जी हो गया। बता आंसर क्या हो जाएगा? कहने है रे, टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई जी। बता आंसर क्या होगा? ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी। व्हाट इज द आंसर? आंसर बता, आंसर आंसर आंसर। टी स्क्वायर समानुपाती एल बाई जी, ये एल है, इसको 1 ना समझना। आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला में चलते हैं। इसी को चला अलग तरीके से भी पूछा है। इसको क्या पूछा है? टी बाई 2 पाई, टी बाई 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसको इस साइड लाया है टी स्क्वायर बाई 2 पाई बराबर एल बाई जी। इसको कर दिया है जी बट 2 पाई इज इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर। ये भी पूछा है, बस इसी इक्वेशन को अलग अलग फॉर्मेट में सेपरेट करके पूछा है। मैं तुम लोग का बढ़िया कर लेगा तुम लोग। अगला क्वेश्चन, संवहन होता है। ये क्वेश्चन हम इसलिए दिए हैं क्योंकि इसका 2 टाइप का क्वेश्चन है। बताओ चालन किस में होता है? चालन होता है चला ठोस में, तुम पढ़ा होगा उष्मा प्रवाह का कैसे कैसे होता है। संवहन होता है, संवहन होता है, संवहन संवहन संवहन। संवहन की अगर हम बात करें, संवहन संवहन होता है किसमें? द्रव या गैस में, द्रव या गैस में। और अगर विकिरण की बात करोगे, विकिरण की बात करोगे तो विकिरण की अगर हम बात करें तो सूर्य की ऊष्मा, सूर्य या भट्ठी, सूर्य या भट्ठी की जो ऊष्मा होती है यहां विकिरण होती है। जल्दी से लिख लीजिए। चालन होता है ठोस में, संवहन द्रव और गैस में, विकिरण होता है सूर्य और भट्ठी की ऊष्मा में, सूर्य और भट्ठी की ऊष्मा में। जल्दी से लिख लीजिए सर। लेकिन यहां पर अगला क्वेश्चन जो है मामला गड़बड़ कर देगा आपका। कहता संवहन होता है, तो संवहन होता है द्रव तथा गैस दोनों में। आंसर डी फॉर डॉग। लेकिन लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन में चलिए तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए संवहन पे भी क्वेश्चन दिया है। चालन होगा ठोस में, विकिरण सूर्य और भट्ठी में, सूर्य और किस में? भट्ठी में। अगला, यदि एक द्रव भारहीनता की स्थिति में गर्म कर रहे हैं, देखो भारहीनता की स्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो गर्म करने के लिए उष्मा चाहिए। उष्मा तब उत्पन्न होगा जब आग लगेगा, और आग तब लगेगा जब ऑक्सीजन होगा। लेकिन ये भारहीनता में तो कह रहा है ऑक्सीजन है ही नहीं है। भारहीनता की स्थिति मतलब अंतरिक्ष की बात कर रहा है, निर्वात की बात कर रहा है, मतलब वहां ऑक्सीजन है ही नहीं है, तो आग लगवे नहीं करेगा, तो संवहन का सवाल ही नहीं उठता है। तो आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक द्रव को भारहीनता यानी ऑक्सीजन नहीं है की स्थिति में गर्म करें, गर्म होवे नहीं करेगा क्योंकि आगे नहीं लगेगा, और आग नहीं लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, आग लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और कह रहा है भारहीनता मतलब ऑक्सीजन भी नहीं है, या तो निर्वात है ना तो अंतरिक्ष है, तो ऑक्सीजन नहीं है तो गर्म होगा नहीं क्योंकि आगे नहीं लगेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। यू विल गेट द आंसर। इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को एक साथ सेटिंग कर दिए थे। अगला, घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल में, सर घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल जब ये कह दे पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसमें कहेगा कौन सा मटेरियल, तो कहना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड अर्थात SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कहता है घड़ी के क्वार्ट्ज क्रिस्टल में निम्नलिखित प्रभाव पर आधारित है, कहेंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव तो जानिए रहा है सर, सोलर प्लेट, सोलर प्लेट जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। थॉमसन प्रभाव तुम पढ़ा होगा सर, सीबेक प्रभाव का उल्टा होता है। एडिसन प्रभाव कुछ खास नहीं है। थॉमसन प्रभाव कहता है कि भैया विद्युत धारा प्रवाह करोगे तो जंक्शन गर्म हो जाएगा। आंसर बता क्या हो जाएगा? ए की बी की सी की डी, डी फॉर डॉग। अगला, चला बहुत बच्चा आता है पटना, और हम देखे जब कल हम गए थे एक दोस्त को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन,
बहुत बच्चा ऐसा था जो प्रणाम सर बोला और रात में चला 12 साढ़े 12 बजे रात में वो बैठा हुआ था स्टेशन पे। और हमने कहा कि क्यों यहां बैठे हुए, तो बोला कि सर कल एग्जाम है। तो हमको बड़ा अजीब लगा कि कल एग्जाम है और ये आज रात में यहां के सुतल है। कुछ बच्चे का बैंक पीओ का एग्जाम था, तो समझो कि और भर रात वो वहां जगा हुआ रहेगा, सुबह में वो क्या एग्जाम देगा? सुबह में वो कैसे एग्जाम देगा? वो दे ही नहीं सकता। चला होकर माइंड इतना ये रहेगा और 1000 बचाने के चक्कर में मामला गड़बड़ा रहा है। तो सर हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे किसी के यहां रुक कर सो जाएं, और जिनका कोई नहीं उसका गुरुजी है। गुरुजी ने ये रात में ही ठाना है कि हम आपके लिए कुछ करें, और उसके लिए मैं सर बहुत जल्द आपके लिए कुछ ना कुछ करने वाला हूं, जिससे कि आप अगर पटना आए तो ये गुरुजी का घर है, ये घर आप ही का घर है। बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ प्लान लेके आएंगे कि रात में आप गुरुजी के यहां विश्राम करें और सुबह एग्जाम दे पाए। बहुत जल्द हम आपके लिए सर वो लेकर आएंगे। आते हैं सर, जब लेके आएंगे सर तो आपको हम बता देंगे। हम भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि जिसका कोई नहीं है उसका हम है। मेरे घर को भी तो आके कम से कम अतिथि बन के उसको कृतार्थ करने की चेष्टा करें। कहते हैं कि एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया है जिसमें आयतन अस्थायी रहता है। वह डैश प्रक्रिया, आयतन अस्थायी मतलब सर सममितीय होता है। सममितीय में आयतन कांस्टेंट रहता है। समदैशिक होता नहीं, मतलब एक ही देश का। समदैशिक मतलब सम मतलब बराबर, एक ही देश का, जैसे हम और तू एक ही देश का। चला दिल तो बहुत करता है कि सबके लिए कुछ ना कुछ करें। सब हमको धमकी देता है कि तुमको फंसा देंगे, यही में फंसा देंगे, वहां मरवा देंगे, यही करेंगे, होगा ओ जो करना होगा करना। लेकिन गुरुजी तुम ही जान लो कि अंदर से गुरुजी गुलाब है। अभी मिलना तेरा समझ में आएगा। आज तक किसी का कष्ट देखा नहीं गया है। तुमको लगेगा कि नौटंकी कर रहे हैं जिससे आप सर फैन फॉलोइंग से अपना बढ़ा सकें। तुमको जो सोचना है सोचो, हमको जो करना होगा हम करवे करेंगे, क्योंकि ये मेरा मन है। कहते हैं समदाबिया में दाब नियत रहता है, और ये तो सब जानता है, और इसमें ऊष्मा नियत रहता है, प्रकाश ताप नहीं, ऊष्मा नियत रहता। हम जानते हैं कोई भी काम करोगे ना तो कुछ ना कुछ लोग बोलवे करेंगे। तो हमको एक गाना याद आ जाता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको आई डोंट केयर अबाउट दैट। जो दिल करेगा वो जरूर करेंगे। कम से कम हम करते भी हैं। कुछ लोग तो करते भी नहीं है, सिर्फ कमेंट्स करते हैं। ये तो समझ में नहीं आता है। कम से कम इसी बहाने कुछ कर तो लेते हैं कि फैनो फॉलोइंग बढ़ेगा, लड़का कहेगा कि हम बढ़िया काम किया। उसी बहाने कर तो लेते हैं। इज्जत की आदत एक बार लग गई न चलाते एकदम हम जानते कल होके हमको किस चीज में फंसा दिया जाएगा हमको नहीं पता, क्योंकि हम बहुत लोगों के नासूर हैं। लेकिन अगर जिंदा रहेंगे तो तेरी सेवा में रहेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कहते हैं एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली वह प्रक्रिया है जिसमें आयतन अस्थायी रहता है, और वह प्रक्रिया कहलाती है सममितीय। समदाबिया में दाब नियत रहता है, रुद्धोष में ऊष्मा नियत रहता है, समदेशिक मतलब एक ही देश की। ठीक है, तो ये था आपका सर आज का क्वेश्चन। आईटीआई ट्रेड में सर एडमिशन चल रहा है। 7 महीने का कोर्स है, 999 रुपए फी है। बहुत जल्द हम उसका सर बैच का डिस्क्रिप्शन लाने वाले हैं। कंप्लीट थ्योरी, ऑब्जेक्टिव के डिस्कशन चैप्टर वाइज के साथ, एनिमेटेड क्लासरूम्स, कंप्लीट एनिमेटेड वीडियोस के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल, जैसे मोटर रहेगा तो मोटर हम आपको दिखा देंगे। उसके साथ सर बैच आ रहा है 18 तारीख से आपकी सेवा में, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। बाकी ट्रेड वालों के लिए भी बहुत जल्द आएगा। फिटर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए किताबें भी आ रही है, जो इंडिया की सबसे बेस्ट किताब होगी। उतना मेहनत गुरुजी कर रहे हैं, इंडिया की सबसे बेस्ट लाएंगे सर। जब मेहनतें करना है तो जम के मेहनत करेंगे। 5-5 लोगों का टीम बांट दिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर। और उसके बाद जो लोग 10th क्लास में आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए भी 299 में एक बैच हम लाए हैं। 299 में एक बैच लाए हैं जो कल से स्टार्ट हो रहा है। 299 धुरीना पे ही आप अपने भाई बहन का एडमिशन उस पर करवा दीजिए आप अपने से। और 299 में उस पर सर कंप्लीट कोर्स का मजा फिजिक्स मैं करवाऊंगा। अलग अलग टीचर, 10 सब्जेक्ट के 10 टीचर हैं, और 10 सब्जेक्ट का फी 299 है, यानी 30 रुपया पर सब्जेक्ट। 10 साल का कंप्लीट लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सबका डिस्कशन। तो आप लोग जरूर से जरूर इसके लिए बच्चों को बताएं, ऐसा हम अनुरोध करेंगे। और गुरुजी पे भरोसा रखो, क्योंकि बेईमानी गुरुजी के नस में नहीं है। थैंक यू। क्योंकि हम जानते हैं एक बार बेईमानी पे उतर जाएंगे सब भाग जाएगा मेरे पास। हम ही घटिया काम नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।